बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 17 ओल्ड बुक के मुताबिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 8 जो है वो हम करने जा रहे हैं। और आज हमारा टॉपिक कौन सा है, बुक देख लीजिए तो आपको नज़र आ जाएगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, आगे ब्रैकेट में देख लें, आगे भी कुछ लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। कुछ चीज़ों को आपको पहले समझना पड़ेगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम को तो बाद में देखेंगे, पहले आप कुछ चीज़ों को ज़रा समझ लीजिए। पहली बात ये कि हाइड्रोकार्बन के अंदर हम पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं, इसकी ये है क्या? ये एक मिक्सचर। इस मिक्सचर वर्ड को पहले समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा, दूसरा टेम्परेचर की तब्दीली पर, टेम्परेचर के चेंज होने पर स्टेट ऑफ मैटर पे क्या फ़र्क पड़ता है। स्टेट्स ऑफ मैटर, 3 स्टेट्स हैं ना, हम सुनते हैं वैसे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, वैसे तो 5 हो चुकी हैं, प्लाज्मा भी है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट भी है, लेकिन हम 3 तक ही रखेंगे कि टेम्परेचर के चेंज होने पर स्टेट्स ऑफ मैटर की तब्दीली का कोई किरदार है। यानी किसी ऑब्जेक्ट का अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो अगर वो सॉलिड में है तो क्या वो लिक्विड में हो जाएगी, लिक्विड में है तो क्या गैस में हो जाएगी, गैस से है तो क्या लिक्विड में हो जाएगी, लिक्विड से फिर वो सॉलिड में हो जाएगी। ये चीज़ हमें समझनी है। पहले इस मिक्सचर वर्ड को एक एग्जांपल से समझेंगे, उसके बाद इस टेम्परेचर और चेंजिंग ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह ये आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम या रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई। तो इसके अंदर क्या है ये मिक्सचर? पेट्रोलियम की बात ये कि पेट्रोलियम है क्या, ये मिक्सचर है। आप एक बीकर लीजिए, ठीक है, और उसमें पानी ले लीजिए। अब यहाँ पर हम क्या बनाने जा रहे हैं? मिक्सचर बनाने जा रहे हैं। मिक्सचर आपको लिक्विड, सॉलिड और गैस, इन तीनों का मिक्सचर बनाना है, मतलब तीनों को मिक्स कर देना है। ठीक है, आपने पानी लिया, पानी ठीक ठाक है इस बीकर में। उसके बाद आपने इसमें सॉलिड जो हो, लिक्विड जो हो गया वो तो वाटर हो गया, सॉलिड जो है वो सॉल्ट ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड जो होता है, NaCl, टेबल सॉल्ट जिसको कहते हैं, वो आपने लिया, इसमें मिक्स कर दिया। ठीक है, और उसके बाद गैस जो है वो एयर ले लेते हैं। एयर बजाते ख़ुद जो है वो मिक्सचर है। ये मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ गैसेस का। कौन कौन सी गैसेस इसके अंदर आ जाती हैं? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी आ जाती है एयर में, कार्बन मोनोऑक्साइड भी आ जाती है। इसके अंदर जो है वो नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा मिकदार में है, वो आ जाती है। तो आपने इसमें मिक्स कर दिया। अब इसके ये जो चीज़ आपके सामने आई है ये मिक्सचर कहलाएगी। इसमें सॉलिड भी मौजूद है, सॉल्ट की शक्ल में आपने 2-3 चम्मच इसमें नमक डाल दिया। लिक्विड भी मौजूद है पानी की शक्ल में, और गैस भी मौजूद है एयर की शक्ल में, आपने इसमें मिक्स कर दी है। अब आप किसी को बुलाते हैं, बोलते हैं भाई ज़रा ये देखो ये क्या चीज़ है, तो वो क्या बोलेगा देख के, ये क्या है? वो एक अननोन बंदा है, वो बोलेगा कोई पानी जैसी चीज़ है, यही उसका जवाब होगा। वो बोलेगा पानी जैसी चीज़ है, पानी जैसी चीज़ है। वो ये तो नहीं कहेगा सॉलिड जैसी चीज़ है, वो ये तो नहीं कहेगा गैस जैसी चीज़ है, नहीं। ना तो उसने सॉलिड का नाम लिया ना गैस का नाम लिया, हालांकि दोनों चीज़ें मौजूद हैं इसमें, आपने मिक्स की हुई है। वो बोलेगा पानी जैसी कोई चीज़ है, या पानी ही कह देगा।
अब सवाल ये पैदा होता है उसने यही क्यों कहा, आसान सा जवाब है, क्योंकि पानी की मिकदार सबसे ज़्यादा है, पानी की मिकदार इसमें सबसे ज़्यादा है, बाकी ये थोड़ी थोड़ी मिकदार में, इसलिए उसको इसका पता ही नहीं है, लेकिन ये चीज़ें भी इसमें मौजूद हैं। ये बात समझ आ गई आपको? तो ये है मिक्सचर। हम जब पेट्रोलियम की बात करते हैं ना, पेट्रोलियम की, तो ये भी क्या है, ये एक मिक्सचर है। क्या है? ये एक मिक्सचर है। किन चीज़ों का मिक्सचर है? इसमें भी सॉलिड कुछ मौजूद है, इसमें भी लिक्विड कुछ मौजूद है, और इसमें भी गैस कुछ मौजूद है। लेकिन पेट्रोलियम की बात जब भी आपके जहन में आती है तो आपके जहन में पेट्रोल का वर्ड आ जाता है, और पेट्रोल का जब वर्ड आता है तो क्या सॉलिड आता है जहन में, क्या लिक्विड आता है जहन में, क्या गैस आता है? यस इट इज़, आपके जहन में फ़ौरन लिक्विड का वर्ड आएगा। हालांकि मैंने अभी बता दिया है कि पेट्रोलियम जो है असल में वो भी इन तीन चीज़ों का मिक्सचर होता है। लेकिन आप अगर पेट्रोल को बोलेंगे, पेट्रोलियम को बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे? आप उसको लिक्विड बोलेंगे। ज़रा टेक्निक को समझिएगा। क्यों? वजह यह है कि पेट्रोलियम के अंदर लिक्विड की ज़्यादा मिकदार शामिल है, बस फ़र्क ये है। इसी पेट्रोलियम के अंदर सॉलिड भी मौजूद है, इसी में गैसेस भी मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि वो आपको नज़र नहीं आ रही, आपको जो मेजर क्वांटिटी नज़र आ रही है वो लिक्विड की नज़र आ रही है, तो आप कहेंगे ये पेट्रोल लिक्विड है। क्लियर हो गई ये बात? अब चलते हैं इस प्रोसेस की तरफ जिसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। डिस्टिलेशन वर्ड का बजाते खुद क्या मतलब है? डिस्टिलेशन, इसका मतलब है सेपरेशन। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन मीन्स सेपरेशन। सेपरेशन मीन्स अलग अलग करना, अलग अलग करना। तो ये जो मैंने पानी वाली मिसाल दी थी, क्या इस पानी के अंदर से हम सॉल्ट को अलग कर सकते हैं? बिल्कुल अलग कर सकते हैं। क्या हम गैसेस को अलग कर सकते हैं इसमें से? बिल्कुल अलग कर सकते हैं। क्या हम वाटर को अलग कर सकते हैं इसके अंदर? बिल्कुल अलग कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह पेट्रोलियम के अंदर भी हम सॉलिड को अलग कर सकते हैं, लिक्विड को अलग कर सकते हैं, गैस को अलग कर सकते हैं। ये बात हो गई क्लियर? कोई परेशानी तो नहीं है? तो इसीलिए इसको कहा जाता है डिस्टिलेशन प्रोसेस, जिसमें आप सेपरेशन कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। किसकी सेपरेशन हो रही है, किसकी डिस्टिलेशन हो रही है? पेट्रोलियम की हो रही है। अब यहाँ तक तो बात क्लियर है, कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगी जब मैं अगली एक और बात बताऊंगा। इसी एग्जाम्पल की तरफ दोबारा आ जाइए। आपने इसमें लिक्विड लिया था, पानी, लिक्विड एक ही था, पानी, ठीक है ना, सॉलिड एक ही था, और गैस जो है वो एक नहीं थी। यहाँ गैस हमारे पास ज़्यादा है। मिसाल मैंने एयर की ली है क्योंकि कॉमन एयर होती है। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर जो है वो, अब इसमें थोड़ी सी तब्दीली करते हैं, एयर नहीं लेते, बल्कि मैं कहता हूँ इसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली है। अब ठीक है, एक गैस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली है। तो आप इस तीनों की क्वांटिटी पे ज़रा गौर करें। मिक्सचर जो आपने बनाया था शुरू में, इसमें लिक्विड सिर्फ एक ही था, सॉलिड भी सिर्फ एक ही था, और गैस भी सिर्फ एक ही थी। अब आप इसमें क्या करते हैं कि लिक्विड जो है, ये लिक्विड जो है वो आप, पानी था, इसी के अंदर आपने जो है वो मिल्क मिला दिया। इसी में आपने क्या किया? मिल्क मिला दिया, दूध। इसी में आपने रूह अफ़ज़ा मिला दिया। रूह अफ़ज़ा, पता है आपको? रूह अफ़ज़ा, अभी रमज़ान भी आ रहे हैं, शरबत बनता है जिससे घरों में, रूह अफ़ज़ा, जाम शीरी, कोई ये होता है। तो रूह अफ़ज़ा आपने इसमें डाल दिया, और आपने मिल्क भी डाल दिया। अब कितने लिक्विड हो गए? 3 लिक्विड हो गए, 3 हो गए, ठीक है। वाटर हो गया, मिल्क हो गया, और रूह अफ़ज़ा हो गया, आपने इसमें डाल दिया। अब याद रहे लिक्विड एक नहीं है, लिक्विड 3 है। अच्छा, सॉलिड आपने इसमें एक डाला था, सोडियम क्लोराइड। अब मैं कहता हूँ इसी के अंदर आप शुगर भी डाल दीजिए, चीनी जो होती है घर में वो भी आप डाल दीजिए। आपने शुगर भी इसमें डाल दी। फिर मैं आपसे कहता हूँ इसमें आप जो है वो चौक का पाउडर जो होता है, चौक होती है बोर्ड पे लिखने वाली, वो चौक आपने ली, और जो है वो
वो चौक जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, वो चौक भी इसमें आपने डाल दी। अब मैं आपसे पूछता हूँ इस मिक्सचर में सॉलिड कितने हैं? आप बोलेंगे सर अब इसमें 3 सॉलिड हैं, एक तो सोडियम क्लोराइड है, कॉमन सॉल्ट है, दूसरा शुगर है, चीनी है, वो आपने डाली है, तीसरा कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चौक का चूरा पाउडर, वो भी आपने इसमें मिक्स कर दिए। 3 लिक्विड्स हो गए, 3 सॉलिड्स हो गए। अब चलते हैं यहाँ पर, पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपने डाली हुई थी, एक गैस थी। अब इसके अंदर जो है वो हम और गैसेस का इजाफा कर देते हैं। इसके अंदर हम जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को भी डाल देते हैं, इसके अंदर हम हीलियम गैस को भी डाल देते हैं, इसके अंदर हम नाइट्रोजन गैस को भी डाल देते हैं, इसके अंदर हम ऑक्सीजन गैस को भी डाल देते हैं। तो अब जो है यहाँ पर कितनी गैसेस हो गई इसके अंदर? एक कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी मोनोऑक्साइड, 2 हीलियम तीसरी, चौथी नाइट्रोजन गैस, 5वीं ऑक्सीजन गैस। 5 इसके अंदर क्या हो गई? गैसेस हो गई। 3 इसमें लिक्विड हो गए, 3 इसमें सॉलिड हो गए, और गैसेस कितनी हो गई? 5 हो गई। ज़रा बात को समझिएगा। अब इस ज़रा पेट्रोलियम की तरफ चलते हैं। ये पेट्रोलियम जो है, जब मैंने कहा कि इस पेट्रोलियम के अंदर सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है, तो आपके जहन में फ़ौरन ये बात आनी चाहिए, ठीक है सर इस पेट्रोलियम के अंदर सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है, और बिल्कुल इन पेट्रोलियम एक मिक्सचर है और इसमें ज़्यादा मिकदार जो है वो लिक्विड की है, इसलिए पेट्रोलियम जो है वो हमें लिक्विड नज़र आता है, सॉलिड उसमें कम है, गैस उसमें कम है। लेकिन पेट्रोलियम में लिक्विड कितने हैं? क्या एक लिक्विड है? देखें, सोचने की बात है, क्या एक लिक्विड है या इसी तरह एक से ज़्यादा लिक्विड्स हैं? दूसरी बात, जो सॉलिड है इस पेट्रोलियम के अंदर, क्या एक सॉलिड है या एक से ज़्यादा किस्मों के सॉलिड इस पेट्रोलियम में है? अब गैस की बात, क्या एक गैस इस पेट्रोलियम में मिक्स है या एक से ज़्यादा गैसेस जो हैं इस पेट्रोलियम में मिक्स हैं? तो मैं आपको बता दूं, सॉलिड जो है वो कई किस्मों के मिक्स हैं इसके अंदर, लिक्विड्स जो हैं कई किस्मों के मिक्स हैं इसके अंदर, और गैसेस जो हैं वो कई किस्मों की इस पेट्रोलियम में मिक्स हैं। और डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस हम कर रहे हैं पेट्रोलियम का, इसमें हमें सबसे पहले तो इसको इन 3 पोर्शंस में डिवाइड करना है, यानी कि पेट्रोलियम को इन 3 हिस्सों में अलग अलग करना है। इसका सॉलिड अलग करना है, लिक्विड अलग करना है और गैसेस अलग करना है। ध्यान से ज़रा बात को समझिएगा। अगले स्टेप पे जब ये सॉलिड हमें मिल जाएगा तो इसमें से फिर हम जितने इसमें से सॉलिड निकलेंगे, मुख्तलिफ सॉलिड, जैसे कि अभी एग्जाम्पल में मैंने बताया, सोडियम क्लोराइड भी है, सॉल्ट भी है, सॉरी सोडियम क्लोराइड सॉल्ट भी है, शुगर भी है, कैल्शियम कार्बोनेट चौक भी मिक्स है इसके अंदर। तो पेट्रोलियम का जो सॉलिड पार्ट है, अब वो कितने होंगे, कितने किस्म के सॉलिड्स इस पेट्रोलियम में मिक्स होंगे? 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, जितने भी होंगे, लेकिन बहरहाल काफ़ी सारे सॉलिड्स इस पेट्रोलियम में मिक्स हैं। तो पहले हमें पेट्रोलियम को क्या करना है? सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 हिस्सों में अलग अलग करना है। फिर इसके सॉलिड वाले हिस्से को लेके इसमें जो सॉलिड्स हैं, 4, 5, 6 किस्मों के सॉलिड्स इस सॉलिड में मौजूद हैं, सॉलिड पोर्शन में, उन सॉलिड्स को अलग अलग करना है। इसी तरह जो लिक्विड पार्ट हमने इसका अलग किया था पेट्रोलियम का, जो सबसे ज़्यादा मिकदार में था, उस लिक्विड पार्ट के अंदर लिक्विड्स कितनी किस्मों के हैं? 10 किस्मों के हैं, 12 किस्मों के लिक्विड्स हैं, 20 किस्मों के लिक्विड्स हैं। वो 10 या 12 या 20 किस्मों के लिक्विड्स जो हैं, फिर उनमें से हमें इन लिक्विड्स को अलग अलग करना है। फिर उसके बाद जो गैसेस यहाँ से मिलेंगी, उन गैसेस को भी इसी तरह हमने अलग अलग करना है। तो समझ में आ गई बात? तो स्टेप नंबर 1 में पेट्रोलियम के 3 स्टेट्स अलग अलग हासिल करेंगे। ये 3 जैसे बीकर हो गए, एक में सॉलिड, एक में लिक्विड और एक में गैस। फिर ये सॉलिड जितने भी इसमें हैं उनको फिर हम अलग अलग करेंगे, सारे सॉलिड्स अलग अलग करेंगे। जो सॉलिड्स का मिक्सचर है, ये जो लिक्विड्स का मिक्सचर है, सारे लिक्विड्स को अलग करेंगे, और जो गैसेस का मिक्सचर है उनमें से गैसेस को अलग अलग करेंगे। समझ में आ गई बात? तो ये डिस्टिलेशन का प्रोसेस हो रहा है जिसमें आप सेपरेट कर रहे हैं। अब चलते हैं इसके पूरे नाम की तरफ। इसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसको मिटा दूंगा।
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल वर्ड किससे निकला है ये भी बता देता हूँ आपको। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल वर्ड निकला है फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट या हिस्सा, पार्ट या हिस्सा, हिस्सों में अलग अलग कर देना, ऐसे डिस्टिलेशन करना, ऐसे सेपरेट करना कि अलग अलग फ्रैक्शन बन जाएं, अलग अलग हिस्से बन जाएं। मैथमेटिक्स की ज़बान में फ्रैक्शन का मतलब होता है वो चीज़ जो इस तरह से लिखी हुई हो, वो चीज़ जो कि इस तरह से लिखी हुई हो उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम या रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम ब्रैकेट में लिखा हुआ, समझ में आ गया आपको? अब अगला स्टेप के सर ये बात तो समझ में आ गई, अब ये हम करेंगे कैसे? मिटा दूँ इसको। ये करेंगे कैसे हम? मैंने आपको शुरू में बताया था कि दो चीज़ों का आपको समझना ज़रूरी है। पहले एक तो मिक्सचर कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है, मिक्सचर मैंने आपको समझा दिया। दूसरा मैंने बताया था टेम्परेचर का क्या किरदार है स्टेट्स ऑफ मैटर को लेके। किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर हम चेंज कर दें तो क्या उसकी स्टेट पे फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ। सॉलिड की तरफ से चलते हैं। सबसे पहले हमारे सब कॉन्टिनेंट में या हमारी तरफ इंडिया, पाकिस्तान, यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल होता है और दूसरी जगहों पे भी होता है, खैर हम दादा बोलते हैं, दादा दादी। दादा के बाद क्या होंगे? अब्बा होंगे। अब्बा के बाद क्या होगा? बच्चा होगा। मतलब दादा आए दुनिया में, उसके बाद अब्बा आए और अब्बा के बाद बच्चा आया। स्टेप नंबर 1 पे ये है, स्टेप नंबर 2 पे ये है, स्टेप नंबर 3 पे ये है। ये जो बच्चा है इसके अब्बा जी ये हैं और इनके अब्बा जी ये हैं। बात को ज़रा समझिएगा। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? अब ज़रा आगे देखिए इसके अंदर सॉलिड। अब नंबरिंग अगर हम करें तो पहले नंबर पे कौन आया? दादाजी आए, फिर कौन आया? अब्बा जी आए, फिर कौन आया? बच्चा आया। तो पहले सॉलिड को लेके चलें, सॉलिड से आगे जाएंगे तो फिर लिक्विड आएगा। ये दर्जा बंदी आपको याद रखनी पड़ेगी। और उसके बाद क्या आएगा? गैस आएगी। लिक्विड वाटर को ले लेते हैं पहले, ये आसान एग्जाम्पल है। लिक्विड वाटर जो है, वाटर की 3 किस्में हैं। वाटर लिक्विड भी है, वाटर सॉलिड भी है जिसको हम आइस कहते हैं, और वाटर गैशियस भी है। गैशियस का मतलब होता है गैस जैसा, गैस नहीं, गैस जैसा। तो गैस जैसा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको स्टीम भी बोलते हैं, कई नाम है उसके। उसको स्टीम भी बोलते हैं, उर्दू में भाप कहा जाता है, भाप। और इसको एक और नाम भी दिया जाता है, वाटर वेपर्स भी कहते हैं, वाटर वेपर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 हालतें हैं पानी की, पानी लिक्विड वाला, पानी सॉलिड वाला जो कि आइस है, और पानी गैशियस वाला जिसको हम स्टीम भाप कहते हैं या वाटर वेपर्स कहते हैं। इन तीनों की तब्दीली, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये गैस है। यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो असल में मजबूर कर रहा है इनको कि ये अपनी स्टेट्स चेंज करें। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर आप सॉलिड आइस को ले लीजिए। सॉलिड, मैंने कहा ना पप्पा से चलते हैं, पहले दादा से, फिर अब्बा, फिर बच्चे की तरफ चलते हैं। तो सॉलिड आइस को ले लीजिए। अब यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो, इसका किरदार देखेंगे, अगर इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है तो इंक्रीज़ का मतलब बढ़ना, टेम्परेचर का बढ़ना, और डिक्रीज़ का मतलब टेम्परेचर का कम होना। आप जो है एक बर्तन के अंदर आइस लेते हैं, ये आइस का एक पीस पड़ा हुआ है, और नीचे आप जो है वो हीट देते हैं,
चूल्हे के ऊपर इस बर्तन को रख देते हैं, इसमें आइस का पीस पड़ा हुआ है। नीचे से जब आप हीट देंगे, चूल्हे को जलाएंगे, तो क्या होगा, हीट किसको मिलेगी, हीट इस बर्तन को मिलेगी पहले तो, और बर्तन से फिर हीट किसको मिलेगी, इस आइस क्यूब को मिलेगी। ठीक है, हीट जैसे जैसे मिलती जाएगी, छोटे बच्चे को भी ये बात पता है, धीरे धीरे क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर अब यहाँ पर कुछ बच्चे बोलेंगे सर 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 टेम्परेचर बढ़ेगा, नहीं, किसने कहा टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर तो यहाँ कांस्टेंट रहेगा। भाई बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, टेम्परेचर यहाँ पे आइस का कांस्टेंट रहेगा। उसकी वजह ये है क्योंकि आप जो अब हीट यहाँ पे दे रहे हैं, वो हीट जो है टेम्परेचर को बढ़ाने में इस्तेमाल नहीं हो रही, बल्कि फेज चेंज में इस्तेमाल हो रही है। जब कोई चीज़ अपना स्टेट तब्दील करता है, सॉलिड से लिक्विड होता है, लिक्विड से गैस होता है, तो उस लम्हे जब आप उसको हीट दे रहे होते हैं, तो ये हीट जो है इसकी कन्वर्जन में इस्तेमाल हो रही है। बात समझ में आ रही है थोड़ी, इसीलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा था, लेकिन बच्चे एतराज़ कर सकते हैं ना सर, यहाँ पर ये जो आप हीट दे रहे हैं इससे टेम्परेचर थोड़ी ना बढ़ रहा है इस आइस का, बल्कि टेम्परेचर बढ़ने के बजाय। अच्छा, टेम्परेचर के बढ़ने का मतलब क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, अभी मेरी बॉडी है, इसका कोई टेम्परेचर तो होगा, कैसे पता लगेगा, थर्मोमीटर से, थर्मोमीटर से। थर्मोमीटर क्या है, एक डिवाइस है, थर्म का मतलब ही हीट होता है, और मीटर का मतलब नापना, नापना, मेजर करना, मतलब थर्म को मेजर करने वाला, हीट को मेजर करने वाला, हीट को नापने वाला, उसको हम कहते हैं थर्मोमीटर। तो वो क्या बताएगा आपको, वो टेम्परेचर बताएगा, इस वक्त आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है। और टेम्परेचर को थर्मोमीटर किस यूनिट में बताता है, उसका यूनिट क्या होगा, 3 यूनिट होते हैं हमारे पास। ठीक है, एक सेल्सियस या सेंटीग्रेड होता है, दूसरा फ़ारेनहाइट होता है, तीसरा केल्विन होता है। केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड या सेल्सियस एक ही बात है, आप सेंटीग्रेड कह लें या सेल्सियस कह लें। तो यहाँ पर आपका टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, मिसाल के तौर पर, किसी में भी ले सकते हैं आप, ठीक है ना, सेंटीग्रेड में भी ले सकते हैं, फ़ारेनहाइट में भी, केल्विन में भी ले सकते हैं। मैं सेंटीग्रेड में मेजर कर रहा हूँ। ठीक है, तीनों यूनिट जो हैं वो ये हीट के ही हैं। ठीक है, जिस तरह टाइम के बहुत सारे यूनिट हैं हमारे पास, मिनट भी यूनिट है टाइम का, सेकंड भी है, मिली सेकंड भी है, माइक्रो सेकंड भी है, नैनो सेकंड भी है, आवर घंटा भी है, मिनट भी है, डे भी है, वीक भी है, मंथ भी है, ईयर भी है, डेकेड भी है, 10 साल का होता है, सेंचुरी भी है, 100 साल का होता है, मिलेनियम भी है, 1000 साल का होता है, मिलेनियम, और इसी तरह लाइट ईयर्स भी होते हैं। तो ये सारे जो आपने नाम सुने, ये टाइम के। मुझे यहाँ पर लेक्चर देते हुए कितनी देर हो गई, आप घंटों में भी बता सकते हैं कि सर आपको आधा घंटा हो गया, आप मिनटों में भी बता सकते हैं सर आपको 30 मिनट हुए, आप चाहें तो सेकंड्स में भी बता सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है मिनट और घंटा वाला, लेकिन बता तो सकते हैं ना, घंटों में भी बता सकते हैं, मिनट्स में भी, सेकंड में भी। इसी तरह टेम्परेचर जो है वो आप केल्विन में भी बता सकते हैं, फ़ारेनहाइट में भी, और सेंटीग्रेड में भी। मैं तो टेम्परेचर के लिए सेंटीग्रेड यूज़ कर रहा हूँ। तो बहरहाल एक बॉडी का, हर बॉडी कोई भी हो, ये डस्टर है या ये मार्कर है या मैं हूँ या ये बोर्ड है, हर बॉडी का अपना एक टेम्परेचर होता है। ठीक है, और सपोज़ करते हैं कि किसी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, सपोज़ कर लें, मिसाल के तौर पर एक आयरन का पीस है, ठीक है, Fe इसका सिंबल है, इसका मौजूदा टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर आप इसको हीट देते हैं तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा इसका टेम्परेचर, ऑब्वियस ही बात है, ये हीटअप होगा, गर्म होगा आयरन का पीस, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, पहुँचते पहुँचते 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, बढ़ता रहेगा। समझ में आ गई बात आपको। बिल्कुल इसी तरह अगर आप इसको ठंडा करेंगे, इसको हीट देने के बजाय आप इस आयरन के पीस को फ्रिज में रख देते हैं, तो इसका टेम्परेचर फिर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, कम होगा, 20 से नीचे आएगा, 18 होगा, 16 होगा, 15 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा,
टेम्परेचर नीचे जाएगा इसका। क्यों? क्योंकि अब आप ठंडक दे रहे हैं। पहले टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा था? क्योंकि आप गर्मी दे रहे थे इस आयरन के पीस को। सिनेरियो समझ में आ गया? लेकिन ठंडक देने पर और गर्मी देने पर दोनों सूरतों में आयरन का पीस ही है। ये मेल्ट नहीं हुआ, ये पिघला नहीं, ये सॉलिड ही रहा, ये सॉलिड से लिक्विड नहीं बना। क्या कहा मैंने? ये आयरन का पीस सॉलिड से लिक्विड नहीं बना। इसका टेम्परेचर ज़रूर बढ़ा जब हीटअप किया आपने, 20 डिग्री से 30 हुआ, 30 से 50 हो गया, लेकिन अभी भी ये सॉलिड ही है। और टेम्परेचर घटाने पे, कम करने पे इसका क्या हो रहा है? 20 से 18 हो रहा है, 18 से 16 हो रहा है, माइनस में चला गया, लेकिन अब भी ये सॉलिड ही है। दोनों सूरतों में आपने टेम्परेचर बढ़ाया है या टेम्परेचर कम किया है, ये सॉलिड का सॉलिड ही रहा। तो ये पोजीशन कहते हैं, इसको हम कहते हैं टेम्परेचर का बढ़ना या टेम्परेचर का कम होना। स्ट्रेट चेंज नहीं होगी। यहाँ पर आइस वाला केस अगर हम देखें तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें स्ट्रेट चेंज हो रही है। हम इसको हीट दे रहे हैं अब, तो इससे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, इसका टेम्परेचर आइस का उतना ही रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम जो हीट दे रहे हैं वो कहाँ जा रही है? वो हीट इसकी कन्वर्जन में इस्तेमाल हो रही है। किस में इस्तेमाल हो रही है? कन्वर्जन में, फेस चेंजिंग में इस्तेमाल हो रही है, कन्वर्जन में इस्तेमाल हो रही है वो हीट। बात समझ आ गई? इसको सॉलिड से लिक्विड बना रही है वो हीट। तो आप इसको हीट देते रहे, उसके बाद फिर क्या हुआ? थोड़ी देर बाद अब आप देखते हैं कि यहाँ इस बर्तन के अंदर सॉलिड नहीं है बल्कि लिक्विड वाटर आ चुका है, लिक्विड वाटर आ चुका है। आप अब भी जो है वो हीट देना बंद नहीं करते, आप इसको हीट देते ही रहते हैं। हालांकि ये सारी आइस जो है वो पानी बन चुकी है। जब ये सारी आइस जो है वो पानी बन चुकी, ये सॉलिड से लिक्विड बन चुकी, तो अब क्या हो रहा है? अब जो आप हीट दे रहे हैं वो कहाँ जा रही है? हाँ, अब जो आप हीट दे रहे हैं वो इस पानी का टेम्परेचर बढ़ाएगी, इस पानी का टेम्परेचर बढ़ाएगी। वैसे तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता ही रहा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा इसका टेम्परेचर बढ़ता ही रहा। उसकी वजह ये है कि क्योंकि आइस जो थी वो थोड़ा बहुत तो पानी बनी ना, तो ये जो हीट आप दे रहे थे ये थोड़ी बहुत डिस्ट्रीब्यूट हो गई, आइस को मिलती रही, और आइस के साथ साथ थोड़ा जो पानी बना उसको भी ये हीट मिलती रही इस केस में। तो इसलिए इस पानी का थोड़ा बहुत तो टेम्परेचर ऊपर गया होगा, ठीक है। तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ ये कर रहे हैं कि ये जो पानी बन चुका है अब आप इसको हीट दे रहे हैं और इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। कितना बढ़ा? 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, 30 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, ठीक है ना, 40 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, 50 हुआ, 60 हुआ, 70 हुआ, 80 हुआ, 90 हुआ, 95 हुआ, 99 हुआ। जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ इसका, इसमें एक बबल बना, पानी के अंदर एक बबल बना। ये जो एक बबल बना है पानी के अंदर, आपको पता है ये बबल है क्या एक्चुअली? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक बबल जो इस पानी के अंदर बना, ये भी ऊपर की तरफ आएगा, यहाँ पे ऊपर आएगा सरफेस पे, इस पानी की सरफेस पे आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद ये जैसे ही सरफेस पे आएगा ये फट जाएगा, ऊपर आके ये बर्स्ट हो जाएगा, ये बबल फट जाएगा। जैसे ये बबल फटेगा इसमें से क्या चीज़ निकलेगी पता है आपको? इसमें से वेपर निकलेगा, वेपर जी। तो ये बबल जो नीचे से ऊपर आ रहा था 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये बबल जो है इसके अंदर एक्चुअली क्या था? वेपर था। और वेपर आपको पता है, इसी वेपर को हम कहते हैं वाटर वेपर। क्या कहते हैं इसको? वाटर वेपर। टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसी तरह और बबल्स बन रहे हैं, 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 और ये बबल्स सब सरफेस की तरफ आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। आप हीट देना बंद नहीं कर रहे। याद रहे कि अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ऊपर नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि ये टेम्परेचर अब फेज चेंज कर रहा है, लिक्विड से क्या बना रहा है? लिक्विड से गैशियस फॉर्म में लेके आ रहा है पानी को।
याद रहे जब ये लिक्विड था पानी तब भी पानी था, और जब ये गैशियस फॉर्म में यानी कि वेपर्स फॉर्म में आया है, और ये वेपर्स वाटर वेपर्स जो हैं ये गैस की तरह हवा में उड़ रहे हैं। ये गैस नहीं है याद रहे, लेकिन गैस की तरह हवा में ये उड़ना शुरू हो जाएंगे, ये वाटर वेपर्स। समझ आ गई बात आपको? तो इसलिए अब जो टेम्परेचर आप दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रहेगी। क्यों? क्योंकि जो भी अब हीट आप दे रहे हैं वो किस में इस्तेमाल हो रही है? कन्वर्जन में। कौन सी कन्वर्जन में? लिक्विड से गैशियस कन्वर्जन में, यानी कि वेपर्स में। ये काम जब तक होता रहेगा जब तक इस बर्तन के अंदर बिल्कुल सफाया नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सफाई नहीं हो जाएगी, आपको पानी का एक कतरा भी नज़र नहीं आएगा, सब का सब वेपराइज हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात आप? तो हम सॉलिड से चले थे, फिर लिक्विड तक आए, और उसके बाद गैस तक गए। यही किया ना, गैस तक गए, जिसको हमने वेपर्स का नाम दिया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने किया क्या है? आप बोलेंगे सर हमने टेम्परेचर चेंज किया है। किसका चेंज किया? आइस का चेंज किया। आइस से आपने पानी बना दिया, बिल्कुल बना दिया। पानी से फिर आपने क्या बना दिया? वेपर्स बना दिए, वाटर वेपर्स। मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस की तरफ आ गए, ये वेपर्स हवा में उड़ने लगे। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आप अगर दोबारा इन गैस, ये जो गैस है या वाटर वेपर्स हैं या आबी बुखारात, हमारे बच्चों की उर्दू बड़ी वीक है, इन्हीं वाटर वेपर्स को उर्दू में कहा जाता है आबी बुखारात। तो यही जो आबी बुखारात हैं या वाटर वेपर्स हैं, अब मैं आपसे बोलता हूँ कि इन वाटर वेपर्स को एक जगह पे इकट्ठा कर लें। क्या ये वाटर वेपर्स दोबारा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये वाटर वेपर्स जो कि गैशियस स्टेट में है, क्या ये दोबारा लिक्विड स्टेट में आ सकते हैं? यानी कि ये दोबारा पानी बन सकते हैं? और अगर पानी ये दोबारा बन सकते हैं, वाटर वेपर्स, ये बर्तन जो खाली हो गया इसमें दोबारा पानी आ जाए, वही पानी जो पहले लिक्विड स्टेट में था, जो पानी बाद में हीट देने पर गैशियस स्टेट में यानी कि वाटर वेपर्स में आया, क्या आप वाटर वेपर्स को दोबारा लिक्विड वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? आप बोलेंगे सर बड़ा आसान सा हल है इसका, टेम्परेचर ही की मदद से हम ये कर सकते हैं। पहले हमने टेम्परेचर को बढ़ाया था, सॉलिड से लिक्विड में लाए थे, लिक्विड से गैस में लाए थे। क्या किया था? टेम्परेचर को बढ़ाया था। 20 डिग्री से 60 डिग्री हुआ, 50 डिग्री, 100 डिग्री हो गया। अब हम टेम्परेचर को घटाएंगे, डिक्रीज करेंगे, कम करेंगे। किसके साथ? इन वाटर वेपर्स के साथ। मैं कहूँगा इन वाटर वेपर्स को जो आपने इकट्ठा किया हुआ है एक बर्तन में, मिसाल के तौर पर ये बर्तन है, इसमें ये वाटर वेपर्स आपने इकट्ठे किए हुए हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि इन वाटर वेपर्स को दोबारा लिक्विड में ले आइए। आप बोलेंगे सर बहुत आसान है, इसका टेम्परेचर कम कर देते हैं, घटा देते हैं वाटर वेपर्स का। क्या करें भाई ये टेम्परेचर कम करने के लिए, घटाने के लिए? आप कहेंगे सर पहले हमने हीट दी थी, अब हम हीट लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? इसको फ्रिज में रख देंगे, इसको फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में क्यों रख देंगे? डीप फ्रीज़र में रख देंगे। वहाँ पर क्या होगा? इसको क्या मिलेगी? ठंडक मिलेगी। ठंडक मिलने से क्या होगा? ठंडक मिलने से क्या होगा? इसका टेम्परेचर घटेगा, कम होगा, नीचे आएगा। और जैसे जैसे इसका टेम्परेचर नीचे आएगा वैसे वैसे ये वाटर वेपर्स या गैशियस वाटर जो है किस में कन्वर्ट होता रहेगा? इसमें कन्वर्ट होता रहेगा दोबारा लिक्विड वाटर में। मैं कहता हूँ ठीक है भाई, आपने बड़ा अच्छा काम किया, आपने इसको फ्रिज में रख दिया वाटर वेपर्स को, तो ये वाटर वेपर्स, इनका टेम्परेचर गिरना शुरू हो गया, ये ठंडे होना शुरू हो गए। इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। नोट कर लीजिए, ये आगे पूछूंगा मैं, काम आएगा। कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप वेपर्स को क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। अब मैं लिख नहीं सकता, जगह नहीं है, हर चीज़ लिखना भी मुमकिन नहीं है, तो सुन के लिख लीजिए। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप वेपर्स को क्या करते हैं? ठंडा करते हैं, उसका टेम्परेचर घटाते हैं, गिराते हैं, और उसके नतीजे में क्या होता है? उसके नतीजे में
वेपर्स जो हैं किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। गैस जो है वो दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। अब मैं कहता हूँ ये लिक्विड वाटर आपने जितना वेपर में कन्वर्ट किया था वही सारे वेपर्स आपने दोबारा उतने ही लिक्विड में कन्वर्ट कर दिए, ठंडक पहुँचा के डीप फ्रीज़र में रख के। अब मैं कहता हूँ कि दोबारा इसको आइस वाली शक्ल में ले जाइए इस पानी को। आप बोलेंगे सर ये तो बच्चा भी बता सकता है, इसमें कौन सी मुश्किल बात है। वो जिस डीप फ्रीज़र में हमने ये काम किया था, वेपर्स को रखा था, वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हुए थे। आप वहीं पर रहने दीजिए उस बर्तन को, आसानी के साथ उसको वो लिक्विड वाटर और ठंडा होता रहेगा, उसका टेम्परेचर और गिरेगा, 60 से 50 होगा, 50 से 40 होगा, 40 से 30, 20, 5, 2, 1, और जैसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, वैसे ही ये लिक्विड वाटर सारा का सारा दोबारा क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। आपको टेम्परेचर का किरदार समझ में आया कि किस तरह टेम्परेचर बढ़ाने पे और घटाने पे स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर फ़र्क क्या पड़ रहा है। ये सारी तफसील मैंने आपको इसीलिए, क्योंकि ये कोर कॉन्सेप्ट है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वो जो पेट्रोलियम, उस पेट्रोलियम के अंदर लिक्विड्स भी बहुत सारे मौजूद हैं, सॉलिड्स भी बहुत सारे मौजूद हैं, और गैसेस भी बहुत सारी मौजूद हैं। अगर आपको वहाँ पर उनको अलग अलग करना है तो आप वहाँ पर भी टेम्परेचर का सहारा लेंगे, टेम्परेचर का सहारा लेंगे। एक छोटा सा मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, उसके बाद आसानी से आपको समझ में आ जाए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। ये पेट्रोलियम आपने इसके अंदर ले लिया। आप जानते हैं इस पेट्रोलियम के अंदर सॉलिड भी मौजूद है, लिक्विड भी मौजूद है, लिक्विड ज़्यादा मिकदार में है, और गैसेस भी मौजूद है। ठीक है। अब मैं आपसे यहाँ पर कहता हूँ कि आप जनाब एक काम कीजिए कि इसमें से जो गैसेस हैं उनको बाहर निकाल लीजिए। इसमें से जो गैसेस हैं उनको बाहर निकाल लीजिए। आप बोलेंगे सर कैसे निकालूंगा गैसेस को इसमें से बाहर, क्या हाथ से पकड़ के निकालूंगा? देखिए सोचने की बात है, ये तो मुमकिन नहीं है। अच्छा मैं कहता हूँ इस पेट्रोलियम के अंदर सॉलिड जो मौजूद है उसको निकाल लीजिए। आप बोलेंगे सर सॉलिड भी नज़र नहीं आ रहा। शुरू की मिसाल याद है ना, पानी के अंदर आपने नमक और चीनी जो मिक्स कर दी, वो तो मिक्स हो गई, डिज़ोल्व हो गई, वो नमक भी, वो चीनी भी, वो चौक भी। अब क्या हाथ से पकड़ के निकालेंगे? तो आप बोलेंगे सर इस पेट्रोल में से सॉलिड जो पार्ट है वो भी, बहुत सारे सॉलिड्स जो हैं वो भी निकालना, कैसे निकालें? गैसेस भी इसमें बहुत सारी मौजूद हैं, उनको कैसे निकालें? फिर मैं आपसे कहता हूँ इसमें जो लिक्विड है, इसमें जो लिक्विड है आप उसको बाहर निकाल सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ सर इसको तो निकाल सकते हैं। मैं हैरान रह जाता हूँ आपकी बात सुन के, मतलब लिक्विड बहुत सारा है इसके अंदर, कम थोड़ी ना है, बहुत सारा मेजर लिक्विड ही है। 90% तो लिक्विड है ना। इसमें 5% जो है वो सॉलिड है और 5% जो है वो गैसेस हैं। आप बोलते हैं सर इसमें से मैं लिक्विड्स को आसानी से निकाल सकता हूँ, क्या करेंगे? आप बोलेंगे सर मैं इसको हीटअप दूँगा, मैं इसको क्या करूँगा? हीट करूँगा। मैं बोलूँगा ठीक है आपने हीट कर दिया। आप बोलेंगे सर जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, क्योंकि लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट होंगे? वेपर्स में। जी आप क्या कहेंगे? वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। तो फिर जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा वैसे वैसे इस लिक्विड के अंदर से वेपर्स निकलना शुरू हो जाएंगे, वेपर्स निकलना शुरू हो जाएंगे। पिछली मेजर अभी जो मैंने पहले एग्जाम्पल दी है उसको भूलिएगा मत। हाँ, अगर वो एग्जाम्पल जहन में वो पानी वाली, आइस से पानी बनाया, पानी से वेपर बनाया, फिर वेपर से दोबारा पानी कैसे बनाया याद है, और फिर उस पानी से दोबारा आइस कैसे बनाई, ये मत भूलिएगा।
कि किस तरह टेम्परेचर को पहले बढ़ाया और फिर टेम्परेचर को घटाया। अभी हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, इसमें से वेपर्स निकलना शुरू हो जाएंगे। ये वेपर्स आ गए, ये वेपर्स आ गए। ये वेपर्स जो आ गए, यहाँ पर आपने अब क्या किया, एक यहाँ पर इस तरह का एक ट्यूब एक लगा दी। ध्यान लगाइएगा ज़रा, ठीक है। ये पेट्रोलियम है, ये हीट जल रही है, इसमें से ये वेपर्स निकल रहे हैं। वेपर्स जाहिर सी बातें उड़ेंगे, गैस जैसे हैं। वेपर्स निकल रहे हैं और वेपर्स निकल के इधर भी आ रहे हैं साइड में, और साइड में आने के बाद यहाँ से ये वेपर्स यहाँ पर आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो पोर्शन है इस बर्तन का, जहाँ पर ये पेट्रोलियम मौजूद था लिक्विड शेप में, वहाँ पर आप हीट दे रहे हैं, यहाँ गर्मी दे रहे हैं, यहाँ टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, और ये जो पोर्शन है साइड में दूसरा वाला, यहाँ पर क्या है, यहाँ इसको कूल कर रहे हैं, इसको ठंडा कर रहे हैं आप। ये वाला पोर्शन फ्रिज में रखा हुआ है, ये समझ लीजिए। तो ये वाला पोर्शन चूल्हे पर रखा हुआ है, ये वाला पोर्शन जो है वो फ्रिज में रखा हुआ है। तो वेपर्स जो यहाँ से निकल के जब यहाँ आएंगे तो क्या होगा, ठंडक मिलेगी उनको। ये वाला पोर्शन ठंडक में है, फ्रिज में है, यहाँ से जो वेपर्स निकलेंगे यहाँ तक पहुँचेंगे, इधर तक पहुँचेंगे, ठीक है, इस जगह तक, यहाँ तक नहीं रुकेंगे, यूं ऐसे आएंगे। इसकी शेप ही ऐसी बनी हुई होती है कि वेपर्स चले जाते हैं। अगर आपके प्रैक्टिकल जर्नल में बुक बनी हुई है ना, तो आप देखेंगे कि इसकी शेप यूं बनी हुई होती है, ये टेढ़ी इनक्लाइंड बनी हुई होती है, ऐसे यूं। वजह यह है कि इस साइड पर जब वेपर बने तो यहाँ पर जो वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड फिसलता हुआ नीचे चला जाएगा। यहाँ मैं छोटा सा बना के भी दिखा देता हूँ आपको, यहाँ तो नहीं बना सकता, यहाँ बना के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल इस तरह से ही होता है। और ये इसके साथ ये दूसरा बर्तन होता है, ये रहा, इस तरह से होता है। इसमें लिक्विड होता है, यहाँ से आप हीटअप करते हैं और ये वेपर्स बनते हैं, और ये वेपर्स जब यहाँ पर आते हैं, ये वाला पोर्शन जो है वो फ्रिज में है, ठंडक में है। तो जब वेपर्स जैसे ही इस जगह पर आएंगे, फ़ौरन क्या होगा, इस जगह पे, ये जो इंक्लाइंड जगह है यहाँ पे, तो ये वेपर्स फिर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे जैसे इनको ठंडक मिलेगी, ये वेपर्स दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। लिक्विड फिसलता हुआ नीचे आएगा और यहाँ पर ये लिक्विड जमा होना शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली यहाँ पर भी यही काम होगा। आप हीट देते रहेंगे, वेपर्स बनते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, और यहाँ पर आके वेपर्स ठंडे होते रहेंगे, और ठंडे हो के लिक्विड बन के फिसलते हुए लिक्विड यहाँ पे आके जमा होना शुरू हो जाएगा। ये आप जितना हीटअप कर सकते, अब ऑब्वियस सी बात है, कॉमन ऑब्जर्वेशन है, अगर आप एक पतीली पे एक भगोने में पानी डाल देते हैं, किचन में रख देते हैं, आग लगा दें उसके ऊपर, वो पानी बॉयल होता रहेगा। अब बॉइलिंग का मतलब समझ में आया आपको, पानी के बॉइलिंग का मतलब कि वो कन्वर्जन हो रही है, वहाँ पर लिक्विड वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तभी तो बॉयल हो रहा है वो। तो आप पानी को बॉयल करे जा रहे हैं, तो इतना आपने बॉयल कर दिया, वो जितना पानी था वो सबका सब वेपराइज हो गया, और आपका बर्तन जो था वो खाली हो गया। अब उसमें कोई भी लिक्विड है ही नहीं, जितना लिक्विड था वो सबका सब जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। कॉमन ऑब्जर्वेशन है ना, घरों में, किचन में आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी वही होगा, जितना लिक्विड होगा वो वेपर बन के यहाँ पे जमा हो जाएगा। आखिर में कुछ ये चीज़ आपको मिलती है। शुरू में जब आपने डाला था, याद है पेट्रोलियम कितना था, यहाँ तक आ रहा था। फिर आप जब टेम्परेचर देते रहे, वेपर्स बनते रहे, अब ये पेट्रोलियम यहाँ पर, यहाँ से ख़त्म हो गया, और अब जो नीचे आपको चीज़ नज़र आ रही है ना, ये क्या है, ये सॉलिड है। ये क्या है, ये सॉलिड है। जितना लिक्विड इसमें था, क्योंकि देखें वेपर्स जो हैं वो बनते हैं लिक्विड से,
जितना लिक्विड था वो तो वेपर बन के यहाँ पर जमा हो गया, दोबारा यहाँ से गर्मी मिली, वेपर बने, वेपर दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। अब जो सॉलिड है वो थोड़ी ना वेपर बनेगा। देखिए सोचने की बात, सॉलिड है वो थोड़ी ना वेपर, वेपर्स तो लिक्विड बनते हैं, लिक्विड जितना था वो वेपर बन के यहाँ पे आ गया। ये आपने क्या किया, ये आपने सेपरेशन की, डिस्टिलेशन की। आपने पेट्रोलियम को अल्हम्दुलिल्लाह 2 हिस्सों में तोड़ दिया। आपने पेट्रोलियम का जो लिक्विड पोर्शन था सारा का सारा वो अलग आपने हासिल कर लिया, और जो सॉलिड पोर्शन था वो आपने अलग हासिल कर लिया। ठीक है, तो ये सॉलिड पोर्शन भी अलग हो गया और लिक्विड पोर्शन भी अलग हो गया। व्हाट अबाउट गैसेस? क्या इसमें गैसेस नहीं है? गैसेस भी हैं, गैसेस भी इसके अंदर मौजूद हैं। अब गैसेस इसके अंदर मौजूद हैं तो उनको कैसे हम हासिल करें, सोचने की बात। इस सॉलिड पार्ट के अंदर, इस सॉलिड पार्ट के अंदर गैसेस मौजूद हैं, उन गैसेस को कैसे अचीव करेंगे? सोचिए सोचिए। पानी वाली एग्जाम्पल अपने जहन में लेके आइए, दोबारा पानी वाली एग्जाम्पल जहन में ले आइए। इस सॉलिड पार्ट में अभी गैसेस मौजूद हैं, उनको कैसे हासिल करेंगे? अब जैसे ये सारा लिक्विड आपके पास साइड में आ गया ना, अब आपने ये बर्तन यहाँ से हटा दिया, बोला ये लो भाई, ये आपका सारा का सारा लिक्विड अलग हो गया इस पेट्रोलियम से। ठीक है, अब दोबारा इसी बीकर की तरफ आ जाते हैं। अब इसमें क्या है, ये सिर्फ सॉलिड है, सॉलिड प्लस गैस। नहीं याद आया? मैं बता देता हूँ। अब आप इसको हीट देंगे नहीं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे नहीं, टेम्परेचर घटाएंगे। ठीक है, अब आप इसको उठा के किस में रख देंगे? फ्रिज में रख देंगे, फ्रिज में रख देंगे। अभी मौजूदा टेम्परेचर इसका सपोज करते हैं, क्योंकि पानी तो नहीं है, ये तो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम के बड़े हाई टेम्परेचर होते हैं। सपोज करें 800 डिग्री सेंटीग्रेड इस बर्तन का था अभी मौजूदा, जब सारे वेपर्स निकल गए बाहर। अब जब आपने इसको फ्रिज में रखा तो इसका टेम्परेचर नीचे आएगा, 700 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, फिर 500 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, फिर कितना होगा, 400 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, फिर कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। आप मुसलसल ठंडा किए जा रहे हैं, इसको फ्रिज में रखा हुआ है ना, ठंडा हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। फिर क्या होगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ये शीशे का बना हुआ है। सपोज करें फ्रिज जो है ना, फ्रिज जिसमें आपने ये बर्तन रखा हुआ है, जिसमें पेट्रोलियम का सॉलिड पार्ट पड़ा हुआ है, ये बर्तन भी खुद शीशे का है और जो फ्रिज है वो भी शीशे का बना हुआ है। आपको नज़र आ रहा है फ्रिज के अंदर ये सब कुछ, और साथ में टेम्परेचर की रीडिंग भी आ रही है। आप देख रहे हैं 800 से इसका 700 हो रहा है, 500 हो रहा है, 400 हो रहा है, 100 हो रहा है और 20 हो रहा है। आप मुसलसल इसको वॉच कर रहे हैं। जैसे ही 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अब आप देखते हैं कि इस सॉलिड के सरफेस पर आपको हल्की हल्की गीलाहट, वेटनेस, जैसे गीला गीला सा नहीं हो जाता सरफेस के ऊपर, गीला गीला सा। अब ये सरफेस जो पहले बिल्कुल ड्राई थी, अब यहाँ पर वाज़े तौर पे आप इसको देख रहे हैं ना, वॉच कर रहे हैं, तो आपको एक लेयर सी लिक्विड की ऊपर नज़र आएगी। ये मैं बना देता हूँ, ये लिक्विड की लेयर इस सॉलिड में से निकलती हुई आपको नज़र आएगी। हल्का हल्का गीला गीला सा महसूस होगा। इस सॉलिड की सरफेस जो पहले बिल्कुल ड्राई थी, अब हल्की हल्की गीली आपको महसूस होनी शुरू होगी। टेम्परेचर कितना हो गया, 20। उसके बाद फिर 18 हुआ, 20 से 18 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर -1 हुआ, -2 हुआ, -10 हुआ, -20 हुआ, -100 हो गया। जैसे जैसे टेम्परेचर घटता रहा घटता रहा घटता रहा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड 800 से नीचे आया था, 100 तक, 20 तक आगे गया 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 गया, और फाइनली एक टेम्परेचर ऐसा आया मिसाल के तौर पर -100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपने देखा कि मज़ीद इसमें से कोई लिक्विड नहीं निकल रहा। ये आपने क्या किया है, सॉलिड में से लिक्विड को निकाला है।
सॉलिड में से गैस को निकाला है लिक्विड बना के। दोबारा सुन लीजिएगा मेरी बात, मैंने क्या कहा, आपने जो टेम्परेचर कम किया है उससे हुआ क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता रहा, इस सॉलिड में जो गैस अंदर फंसी हुई थी वो गैस किस में कन्वर्ट होनी शुरू हो गई, लिक्विड में। जितनी जितनी गैसेस इस सॉलिड के अंदर फंसी हुई थी, सब की सब गैसेस जो हैं वो क्या बन गई, लिक्विड बन के ऊपर आ गई। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो गैसेस लिक्विड बन के ऊपर आई, याद है मैंने कंडेंसेशन का प्रोसेस बताया था, पानी वाला कंडेंसेशन, ठंडा करने का प्रोसेस कंडेंसेशन, याद है इसमें क्या किया था आपने, वेपर्स को ठंडा किया था, वेपर्स को ठंडा किया था। वेपर्स क्या थे, गैस की एक शक्ल है ना, गैस जैसे हैं, गैस तो नहीं है खैर, गैस जैसे हैं, गैस की तरह हवा में उड़ते हैं। तो हमारी वाली मिसाल में वेपर्स हवा में उड़ रहे थे, यहाँ वाली मिसाल में वेपर्स इसके अंदर सॉलिड के अंदर फंसे हुए हैं। गैस जो है, गैसेस जो हैं इस सॉलिड में फंसी हुई हैं। वेपर्स से मतलब यहाँ गैसेस समझिएगा, ठीक है। और फिर आपने क्या किया था, जब इन वेपर्स को ठंडा किया था, कूल किया था, तो ये किस में कन्वर्ट हो गई थी, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई थी। याद, सॉलिड आइस को हमने गर्म किया था, टेम्परेचर बढ़ाया था, वो पानी बनी थी, पानी से वो वाटर वेपर्स बने थे, वाटर वेपर्स को ठंडा किया था, वो दोबारा पानी बने, उस पानी को दोबारा ठंडा किया तो वो क्या बन गया, वो सॉलिड बन गया। तो ये बात है कि अगर आप जो है गैस को ठंडा करेंगे तो गैस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी कंडेंसेशन के प्रोसेस की वजह से। अब ये बात मत भूलिएगा कि इस सॉलिड के अंदर गैसेस पहले से मौजूद थी, आपको नज़र नहीं आ रही थी, ठीक है, क्योंकि इस सॉलिड के अंदर फंसी हुई थी वो गैसेस। लेकिन जब आपने हीट देना, इसको ठंडा करना शुरू किया, ठंडा करते 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 एक पॉइंट ऐसा आया, कंडेंसेशन हुई, कंडेंसेशन हुई, कंडेंसेशन हुई, और अंदर जो गैस फंसी हुई थी वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गई, और लिक्विड जो है आसानी से अब इस सॉलिड से बाहर आ सकता है। सरफेस पे हमें बाकायदा लिक्विड नज़र आ रहा है। तो आप ठंडा करते रहे करते रहे करते रहे, जितनी गैसेस इसके अंदर फंसी हुई थी सब की सब ऊपर आ गई, किस शक्ल में, लिक्विड की शक्ल में, सब की सब बाहर आ गई। और सपोज करते हैं कि 100 डिग्री -100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अब इसमें से कोई लिक्विड नहीं निकल रहा, कोई लिक्विड इसमें से नहीं निकल रहा, तो आप समझ जाएंगे कि जितनी गैसेस थी वो फेस चेंज करके लिक्विड होके बाहर आ गई। दैट्स इट। अब बड़ा आसान काम है, आपने इसको फ्रिज में से इसको निकालना है, बर्तन को बाहर, और इसको यूँ उंडेल दें तो जितना लिक्विड होगा, अब जैसे मैं यहाँ ले आता हूँ उसको, ये एक बर्तन है और ये जितना लिक्विड था ये सब आपने इसमें डाल दिया बाहर निकाल के। याद रहे कि ये जो लिक्विड आपने निकाला है, ये लिक्विड पहले क्या था, गैसेस थी, सारी की सारी गैसेस थी। और ये मत भूलिएगा कि जब आपने इस बीकर को बाहर निकाल के लिक्विड यहाँ डाला, उस वक्त टेम्परेचर कितना था, -100, बहुत ख़तरनाक टेम्परेचर है ये, -100। कितनी शदीद ठंडक होगी सोचिए ज़रा। तो इस लिक्विड में, ये गैसेस का जो लिक्विड बना हुआ है इस वक्त, अगर आपने इसमें अपनी फिंगर डिप कर दी ना तो आपकी फिंगर फ़ौरन फ्रीज़ हो जाएगी और ये टूट जाएगी ऐसे, सेकंड में गई आपकी फिंगर। जी, ये इतना ठंडा लिक्विड होगा। अब आपने इसको हीटअप करना है, सारी गैसेस लिक्विड बन के बाहर आ गई। अब आपने किया क्या है, हीटअप तो आप इसको बाद में करेंगे, ज़रा 1 मिनट के लिए दोबारा उसी पोजीशन पे जाइए। पेट्रोलियम आपने क्या किया, गरम करने पर वेपर्स बनाए, जितना लिक्विड पोर्शन था सारा लिक्विड आपको मिला वेपर्स की शक्ल में। तो आपने क्या किया, 2 हिस्सों में पेट्रोलियम को डिवाइड कर दिया था, एक तो लिक्विड और दूसरा सॉलिड।
फिर ये जो सॉलिड था, इस सॉलिड के अंदर गैसेस भी थी जो यहाँ पड़ी हुई थी। ये सॉलिड पोर्शन जो बचा हुआ था, ड्राई हुआ हुआ बिल्कुल, इसके अंदर गैसेस फंसी हुई थी। आपने इसको ठंडा करके इस सॉलिड में से गैसेस को निकाल लिया, क्या बना के? लिक्विड बना के, -100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर इसी लिक्विड को, जो कि गैसेस थी पहले, इसको अब आप क्या करेंगे? अब आप इसको थोड़ा सा हीटअप करेंगे तो इसका टेम्परेचर रिवर्स होगा, पीछे आएगा। कितना? -100 से -20 होगा, -10 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 18 होगा। तो जैसे जैसे रिवर्स होता जाएगा टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर आएगा, 21 होगा, 22 होगा, 30 होगा, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। वैसे वैसे ये लिक्विड है ना, याद है आपने क्या कहा था? लिक्विड को अगर हम हीटअप करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो लिक्विड किस में कन्वर्ट होती है? गैस में, वेपर्स में। तो ये जो भी थे सारे के सारे गैसेस जो हैं, ये सब की सब अब क्या बननी शुरू हो जाएंगी? यहाँ मुझे जगह चाहिए। अब आपको दोबारा इसी की ज़रूरत है, इसी तरह के बर्तन की। ये जो वेपर्स अब इसमें से बनेंगे, वो वेपर यहाँ पर आएंगे। ये दूसरा पोर्शन जो है ये कूल, ठंडा है। तो ये जितने, बल्कि अब आपको इसकी ज़रूरत मेरे ख्याल में है नहीं, क्योंकि आपको गैसेस चाहिए, लिक्विड तो चाहिए नहीं। सॉरी, लिक्विड तो ऑलरेडी वो है, सॉरी। तो बस आपने इस बर्तन को अच्छे से बंद रखना है, ठीक है, और इसको हीट देते रहेंगे। जैसे जैसे हीट देते रहेंगे, ये गैसेस जो लिक्विड फॉर्म में थी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? वेपर्स की फॉर्म में, यानी कि गैसेस की शक्ल में, गैसेस की शक्ल में बाहर आ गई हैं। थोड़ी देर बाद ये सारा लिक्विड जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, और यहाँ पर आपको क्या नज़र आएंगे? आपको वेपर्स ही वेपर्स, वेपर्स ही वेपर्स इस बर्तन में नज़र आएंगे। तो अभी तक आपने क्या अचीव किया? सॉलिड पोर्शन अभी भी पड़ा हुआ है, उसको मत भूलिएगा। इसी पहले वाले बर्तन में अभी सॉलिड पोर्शन अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या अचीव किया? पेट्रोलियम से आपने इसमें सबसे पहले लिक्विड्स को अलग किया, उसके बाद आपने इसमें गैसेस को अलग किया, ये रही, और सॉलिड तो आखिर में खुद नीचे बच ही गया। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है ये। इस तरह से आपने पेट्रोलियम को जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 3 हिस्सों में अलग अलग किया, सेपरेट किया, इनकी डिस्टिलेशन की। किस तरह से? टेम्परेचर की मदद से। क्लियर हो गई ये बात आपको? ये इतना आसान कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो वीडियो मैं इसीलिए कहता हूँ कि मेरी वीडियो को कम से कम 2 दफ़ा तो ज़रूर देखें, तब जाके आपको जो है सही तरह से कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट आपका बैठेगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर भी पेट्रोलियम के साथ एग्जैक्टली यही हो रहा है। अब इसकी डिटेल्स जो है वो मैं आपको यहाँ पर ख़ास चीदा बातें बता देता हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने ये नहीं भूलना है कि ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड नहीं है जी, इस बात का ध्यान रहे, ये लिक्विड्स हैं जी। इसमें बहुत सारे लिक्विड्स का मिक्सचर है। ये जो लिक्विड पोर्शन आपने अलग किया ना पेट्रोलियम का, ये है मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स। और ये जो गैसेस आपने अलग किए ना, इसको भी ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ये एक गैस नहीं है, ये भी मिक्सचर ऑफ गैसेस। और इसी तरह ये सॉलिड पोर्शन जो आपने अलग किया है ना, ये भी मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स। अगला स्टेप जो आपका आएगा वो ये आएगा कि इस मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स में से लिक्विड्स को अलग करना। ये लिक्विड्स कौन कौन से होंगे उनकी डिटेल में अभी आपको बता देता हूँ। ये गैसेस कौन कौन सी होंगी इनकी डिटेल भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। और ये सॉलिड्स कौन कौन से होंगे इनकी डिटेल भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। मिटा दूँ इसको।
अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम नोट्स में तो कोई और दास्तान लिखी हुई है, आपने जो है यहाँ पर तो मामला ही अलग कर दिया है, आपने पता नहीं क्या से क्या बता दिया। आपकी बात तो समझ में आ गई, लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ है वो तो कुछ अजीब सा लिखा हुआ है, यहाँ तो कुछ बात समझ में नहीं आ रही। इसका क्या किया जाए मैं बता देता हूँ। ये बता रहा है हीट करें आप पेट्रोलियम को आप हीट करें अबव 400 डिग्री सेंटीग्रेड, 400 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर आप पेट्रोलियम को हीटअप करें। उसके नतीजे में क्या होगा, उसके नतीजे में वेपर्स बनेंगे। वेपर्स को सेपरेट कीजिए, वेपर्स दोबारा लिक्विड पोर्शन में आ जाएंगे। पीछे क्या बचेगा, सॉलिड बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी यहाँ बात लिखी हुई है उतने बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर जो हमारे पास डिवाइस है इसमें मुख्तलिफ टेम्परेचर जोन्स बने हुए हैं। ये वेपर्स जो हैं सारे के सारे जाएंगे कहाँ पर, जब आप इस पेट्रोलियम को हीटअप करेंगे, पेट्रोलियम को आप हीटअप करेंगे 400 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, तो इसमें से जो वेपर्स निकलेंगे वो वेपर्स कहाँ जाएंगे, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स में। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, यानी कि एक कॉलम नहीं होगा बल्कि कई कॉलम्स होंगे। इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, सॉरी एक ही कॉलम होगा ये, इसके अंदर मुख्तलिफ जोन्स बने हुए होंगे, इनको हम कहेंगे टेम्परेचर जोन्स। कॉलम आपको पता है किस चीज़ को कहा जाता है, जो वर्टिकल इस तरह से चीज़ खड़ी हुई होती है उसको कॉलम कहा जाता है। इसके तो ये भी एक कॉलम टाइप का होगा, ठीक है, जिसमें क्या आएंगे, वेपर्स आएंगे। वेपर्स यहाँ पर आएंगे, इसमें मुख्तलिफ जोन्स बने हुए हैं, टेम्परेचर जोन्स इनको कहा जाता है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर टेम्परेचर जोन्स बने होंगे। जोन्स से मतलब मुख्तलिफ किस्म के टेम्परेचर। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर मिसाल के तौर पर यहाँ 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाला एक कॉलम है, दूसरा 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाला है, तीसरा 60 डिग्री सेंटीग्रेड वाला है, एंड सो ऑन। मुख्तलिफ जो है इस कॉलम के अंदर टेम्परेचर जोन्स बनेंगे। ये वेपर्स जो हैं सारे के सारे जो यहाँ पर आए हैं, इन्हीं से आगे फिर हमें जो है वो मुख्तलिफ लिक्विड्स मिलेंगे। लिक्विड्स पोर्शन इन वेपर्स से मिलेगा। लिक्विड्स 3, 4, 5 किस्मों के लिक्विड्स का जिक्र है यहाँ पर, मैं बता देता हूँ आपको। पेज अगर चेंज करें आप तो आपको पेज नंबर 318 के ऊपर टेबल बना हुआ है पूरा, 17.1 पेट्रोलियम फ्रैक्शंस लिखा हुआ है। इसमें जो बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड नज़र आ रहा है, उससे आगे पेट्रोलियम गैसेस मिक्सचर ऑफ मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ये लिखा हुआ है। ये सब की सब गैसेस हैं, ये सब की सब गैसेस हैं, ठीक है। मैंने कहा था ना 3 पोर्शन में डिवाइड करेंगे। उसके बाद वाला जो रो है, उसके बाद वाली रो, उसके बाद वाली, उसके बाद वाली, तो नीचे आपको देखें 3rd कॉलम की बात कर रहा हूँ, उसमें पेट्रोलियम ईथर लिक्विड्स लिखा हुआ है और लाइट नेफ्था लिग्रोइन लिक्विड्स लिखा हुआ है। 2 तरह के लिक्विड्स इन्होंने बताए हैं, पेट्रोलियम ईथर लिक्विड्स और लाइट नेफ्था लिग्रोइन लिक्विड्स, ठीक है। मतलब पेट्रोलियम ईथर लिक्विड्स में मज़ीद लिक्विड्स मौजूद हैं और लाइट नेफ्था लिग्रोइन लिक्विड्स के अंदर मज़ीद लिक्विड्स मौजूद हैं, ये बात जहन में रखनी है। फिर इन्हीं 2 तरह के लिक्विड्स से मज़ीद हमें लिक्विड कौन कौन से मिलेंगे, गैसोलीन और पेट्रोल भी मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। इन्हीं लिक्विड्स में से 2 तरह के लिक्विड्स में से एक और तरह का लिक्विड कैरोसिन मिलेगा, और इन्हीं 2 तरह के लिक्विड्स में से एक और तरह का लिक्विड जो हमें मिलेगा वो डीजल ऑयल या गैस ऑयल मिलेगा। और इसी तरह के ये हमें इसमें से ल्यूब्रिकेटिंग और हैवी ऑयल्स या नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स मिलेंगे। मतलब 4, 5, 6 किस्मों के लिक्विड्स जो हैं हमें मिलेंगे। पहले लिक्विड पोर्शन से 2 डिफरेंट लिक्विड्स मिले और उसके बाद फिर उनसे मज़ीद हमने लिक्विड्स जो है वो निकाले।
आखिर के 2 कॉलम जो आपको नज़र आ रहे होंगे, देखें पैराफिन वैक्स लिखा हुआ है, ये सॉलिड पार्ट है, ये सॉलिड पार्ट है। नॉन वॉलेटाइल सॉलिड लिखा हुआ है, पैराफिन वैक्स नॉन वॉलेटाइल सॉलिड्स। और इसी के नीचे लिखा है बिटुमेन पिच या एसफल्ट, जिसको हम डामर कहते हैं, जो कि सड़क पर बिछाया जाता है। ये 2 पार्ट सॉलिड होगा। तो पेट्रोलियम के जो गैस वाला पोर्शन है, गैस वाले पोर्शन में क्या क्या आएगा? सबसे पहली चीज़ देख लीजिए आप, बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, आपको टेबल की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। कौन कौन सी गैसेस हैं यहाँ पर? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 4 किस्म की गैसेस का जिक्र किया है, यानी कि गैसेस का जो मिक्सचर है। लिक्विड्स जो हैं हमारे पास कितनी किस्मों के हैं? पेट्रोलियम ईथर लिक्विड्स, लाइट नैप्था लिग्रोइन लिक्विड्स। इन 2 लिक्विड्स में से मज़ीद लिक्विड्स निकलेंगे। कौन कौन से? गैसोलीन या पेट्रोल एक ही नाम है, केरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल या गैस ऑयल भी कहते हैं इसको, ल्यूब्रिकेटिंग और हैवी ऑयल्स, ये 4-5 किस्मों के ऑयल्स इसमें से निकलेंगे। आखिर में जो पेट्रोलियम में से जो सॉलिड पार्ट निकलेगा, वो सॉलिड्स भी 2 किस्मों के सॉलिड्स होंगे। पैराफिन वैक्स ये सॉलिड है, और दूसरा सॉलिड लास्ट में बिटुमिन पिच एसफल्ट। इनके मुख्तलिफ काम हैं, ये भी आपको साथ साथ बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले देखें, पेट्रोलियम गैसेस में मिक्सचर ऑफ मीथेन, इथेन, प्रोपेन। बुक की नीड होगी आपको, उसके बगैर मेरी बात समझ में नहीं आएगी, बुक खुली हुई हो तभी आपको नज़र आएगा, ठीक है। बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पेट्रोलियम गैसेस मिक्सचर ऑफ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। आगे इनका यूजेस लिखा हुआ है, इनके यूजेस क्या क्या होंगे? फ्यूल्स फॉर होम्स एंड इंडस्ट्रीज़। फ्यूल्स फॉर होम, घरों में बर्निंग पर्पस के लिए। अगर आपके घर जो है वो पहाड़ी इलाके में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, और आपको घर के अंदर अपनी गर्मी चाहिए या फिर खाना वगैरह बनाना है, तो इन गैसेस का इस्तेमाल होता है। हमारे घरों में भी यही गैसेस जो हैं वो बर्न होती हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ में जो है ये हीटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है, कुकिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं ये गैसेस। इसके अलावा बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो पेट्रोलियम की मदद से बनते हैं। पेट्रोलियम में मौजूद गैसेस की मदद से कुछ केमिकल्स बनाए जाते हैं, और उन केमिकल्स को पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है, तो वो भी बनाए जाते हैं, ठीक है। गैसेस वाला पोर्शन हो गया। उसके नीचे पेट्रोलियम ईथर लिक्विड्स है, लाइट नैप्था लिग्रोइन लिक्विड्स हैं। आगे इनके यूजेस लिखे हैं, बोल रहा है दोनों किस्म के ये लिक्विड्स, बोथ द प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड एज क्लीनिंग मटेरियल फॉर टेक्सटाइल फैब्रिक्स। फैब्रिक धागे को कहते हैं, टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़ा। कपड़ा धागों से बनता है, तो उन धागों की सफाई के लिए ये 2 किस्म के लिक्विड्स जो हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है। इनसे बड़े अच्छे तरीके से उन फैब्रिक्स, उन धागों को आप क्लीन कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं, और उन धागों की मदद से फिर टेक्सटाइल बनेगा, कपड़ा बनेगा। उस कपड़े से फिर कपड़े बनेंगे, चादरें बनेंगी, शीट्स बनेंगी, और पता नहीं क्या क्या बनेगा, ठीक है भाई। अच्छा, और क्या लिखा हुआ? ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का मतलब क्या है? जिसमें आप किसी भी चीज़ को डिज़ोल्व कर सकें, उसको सॉल्वेंट कहा जाता है। मिसाल के तौर पर वाटर है, उसमें भी आप नमक को डिज़ोल्व कर लें, चीनी को डिज़ोल्व कर लें, ठीक है। तो वो चीज़ जिसमें कोई चीज़ दूसरी डिज़ोल्व की जाती है उसको सॉल्वेंट कहा जाता है। जैसे वाटर है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है। लेकिन पानी के अंदर हर चीज़ डिज़ोल्व नहीं हो सकती। आप घरों में पेंट करना चाहते हैं तो बाज़ार से पेंट ले आइए, वो पेंट पानी में मिक्स करेंगे या पेंट निकाल के डायरेक्ट लगाना शुरू कर देंगे, ऐसे नहीं। आपको पेंट को पतला करना पड़ेगा। अब पेंट को पतला करने के लिए वो पेंट जो बाज़ार से लाएँ, क्या उसमें पानी मिक्स करेंगे वो पतला हो जाए? नहीं। यहाँ पर आपको ज़रूरत है दूसरे लिक्विड्स की, जिसकी मदद से आप उनको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कहा जाता है। तो ये पेट्रोलियम ईथर लिक्विड्स है या लाइट नैप्था लिग्रोइन ऑयल लिक्विड्स हैं, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि मिट्टी का तेल आप इस्तेमाल करते हैं, केरोसिन ऑयल जिसको कहते हैं, या पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, उसमें पेंट्स जो है वो मिक्स किया जाता है। तीसरे नंबर पर गैसोलीन या पेट्रोल है, इसको उसने बताया ये फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स मतलब गाड़ियाँ, इनमें फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है, जिसको हम नॉर्मली ये जो हम इस्तेमाल करते हैं ना अपनी गाड़ियों में, जो हम कहते हैं पेट्रोल डलवाने जा रहे हैं,
पेट्रोल, ये कौन सा पेट्रोल होता है भाई? यही पेट्रोल होता है, इसको गैसोलीन भी कहते हैं। कैरोसिन, डोमेस्टिक स्टोव्स, घरों में जलाने वाले स्टोव जो हैं, ये इसको मट्टी का तेल कहते हैं। कैरोसिन ऑयल मतलब मट्टी का तेल। तो अभी तो घरों में स्टोव होते नहीं है, आजकल तो गैस का दौर है, ठीक है। तो पहले वक्तों में घरों में स्टोव, चूल्हे जलते थे लकड़ी के, मट्टी के सॉरी, उनमें लकड़ियाँ डाली जाती थी और लकड़ियों को जलाने के लिए मट्टी का तेल डाला जाता था, इसको कैरोसिन ऑयल कहा जाता, ठीक है भाई। किस लिए? खाना बनाने के लिए भी और लाइटिंग के लिए भी। इसके अलावा आप हैरान होंगे, जेट इंजन्स, जेट इंजन्स मतलब जो जेट होते हैं, फाइटर जेट्स, जहाज़ हवा में जो उड़ रहे होते हैं, F-16 वगैरह ये और वो, इनके अंदर भी कैरोसिन ऑयल जो है वो उसका इस्तेमाल किया जाता है, मट्टी के तेल का, जेट इंजन्स में भी, उनके इंजन्स में। अच्छा, इसके अलावा कैरोसिन ऑयल आगे फिर वो बता रहा है ग्रीस और पेंट्स के लिए एज अ सॉल्वेंट, यानी कि ग्रीस को पतला करने के लिए और पेंट्स को पतला करने के लिए भी कैरोसिन ऑयल या मट्टी के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। फिर नीचे वाले कॉलम में डीजल ऑयल या गैस ऑयल, दो नाम है इसके। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है डीजल इंजन्स में। डीजल इंजन्स में कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं, ऐसे बड़े बड़े ट्रक हैं, तो वो इस आम पेट्रोल से नहीं चलते, ठीक है, उनको डीजल चाहिए होता है। तो डीजल पेट्रोल की ही एक किस्म है, ठीक है, बड़े बड़े ट्राले वगैरह होते हैं उनमें। अच्छा, इसके अलावा डीजल जो हीटिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बहुत सारे रॉ मटेरियल्स फॉर क्रैकिंग, क्रैकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से आप एक मौजूदा हाइड्रोकार्बन से कई नई किस्म के हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। अभी तक जो डिस्टिलेशन का प्रोसेस देखा था ना हमने, उसके अंदर हम कुछ बना नहीं रहे थे, हम सिर्फ सेपरेट कर रहे थे अलग अलग। लेकिन अगर एक चीज़ उसमें से लेके आप उससे कोई नई चीज़ बनाते हैं, एक हाइड्रोकार्बन लेते हैं, कैरोसिन ऑयल ले लेते हैं मिसाल के तौर पर, उससे कोई एक दो नई चीज़ें बनाते हैं या तीन नई चीज़ें बनाते हैं, दिस इज़ कॉल्ड क्रैकिंग। क्रैकिंग के ऊपर आगे बात आएगी, इसकी डेफिनेशन मौजूद है, अभी तफसील आएगी इसके ऊपर भी। अच्छा, उसके बाद फिर ल्यूब्रिकेटिंग और हैवी ऑयल्स या नॉन वोलेटाइल लिक्विड, इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? ल्यूब्रिकेशन एज ग्रीस इन मूविंग पार्ट्स ऑफ इंजन। आप गाड़ियों के जो इंजन होते हैं उनमें जो पार्ट्स होते हैं इंजन के अंदर, वो जब हरकत कर रहे होते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फ्रिक्शन होती है, रगड़ होती है, और लोहे से लोहा जब टकराएगा तो आपको पता है कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, तो इंजन्स में आग भी लग सकती है। हमें उन इंजन के मूविंग पार्ट्स को स्लिपरी बनाना है, इसीलिए वहाँ पर ग्रीस का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो हैवी ऑयल्स हैं, ये ल्यूब्रिकेशन का मतलब होता है चिकना करना, तो चिकना करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि फ्रिक्शन कम हो, रगड़ कम हो और इंजन हमारा हीटअप ना हो। और क्या है इसके अंदर? पैराफिन वैक्स का लिखा हुआ है। पैकिंग मटेरियल्स, पैराफिन वैक्स की मदद से क्या बनाते हैं आप? पैकिंग मटेरियल्स, ये टेप वगैरह ये वो जो है ना, ये पैकिंग मटेरियल्स कहलाते हैं, जिससे आप चीज़ों को पैक करते हैं, ठीक है। मेकिंग ऑफ कैंडल्स, मोमबत्तियाँ बनाई जाती हैं, मोमबत्तियाँ, ठीक है। वाटर प्रूफ मटीरियल्स, बहुत सारे मटीरियल्स ऐसे जो कि वाटर प्रूफ होते हैं, जैसे वाटर प्रूफ ड्रेसेस होते हैं ताकि पानी में जाएं तो आप, या वाटर प्रूफ बैग होते हैं उनमें आप अपना सामान रखते हैं ताकि वाटर प्रूफ वो पाउचेस भी होते हैं कि आप अपना मोबाइल उसके अंदर रख दें तो आपका मोबाइल जो है वो ख़राब नहीं होगा। तो ये वाटर प्रूफ जो चीज़ें होती हैं ये किससे बनती हैं? ये पैराफिन वैक्स से बनती हैं। पॉलिशेस जो हैं ये भी पैराफिन वैक्स से बनती हैं। वैसलीन वगैरह जो आप सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं ये भी पैराफिन वैक्स से बनती हैं। इसके अलावा विटामिन, ये पिच या एसफल्ट जो है, ये पेट्रोलियम मसनूआत की, पेट्रोलियम के सॉलिड का वो आखिरी सॉलिड हिस्सा है जो कि आपकी सड़कों की जीनत बनता है। आपकी सड़कों पे वो डामर ब्लैक कलर का जो बिछाते हैं ना, कारपेटिंग करते हैं, पहले तो पत्थर वगैरह डालेंगे, मट्टी डालेंगे, लेवल करेंगे, आखिर में गरम गरम डामर जो है लिक्विड वो डाल दिया जाता है, उसको बॉयल करके वो सॉलिड होता है, उसको एसफल्ट कहते हैं। बिटुमेन, पिच या एसफल्ट किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? सरफेसिंग रोड्स पर कारपेटिंग के लिए। एयरफील्ड्स वो सड़कें जिनके ऊपर बड़े बड़े जहाज़ पहले चलते हैं, एयरपोर्ट में बने होते हैं ना रनवे, हवाई अड्डे जहाँ पर जहाज़ों को चलना होता है, वहाँ पर रूफिंग मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, मतलब छतों में लगाया जाता है इसको, एसफल्ट को, ताकि बारिश वगैरह हो तो लीकेज
ना हो। प्रोटेक्टिव पेंट्स, बहुत सारे पेंट्स ऐसे होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, लगाते हैं, मकसद ये होता है कि वो पेंट अगर हम कर देंगे तो नमी या पानी जो है उसको ख़राब नहीं करेगा। आप दीवारों पे चूना कर देंगे तो पानी तो उस पर असर करेगा ना, लेकिन अगर दीवारों पे आप पेंट करेंगे तो वो पेंट जो है उसके ऊपर पानी असर नहीं करेगा, बारिशें वगैरह होंगी, कुछ भी होगा तो आपकी दीवारें महफूज रहेंगी। ठीक है, तो उसकी वजह क्या है, यही बिटुमिन या एसफल्ट है, इसको लगा दिया जाता है, उसमें मिक्स कर दिया जाता है। इसके अलावा पाइप कोटिंग्स, पानी के पाइप हैं, लोहे के पाइप हैं, कहीं से अगर फट गए हैं, ख़राब हो गए हैं, तो वहाँ पर आप इसको एसफल्ट को या डामर को लगा सकते हैं। ठीक है भाई, काफ़ी तवील वीडियो बन गई है, मुझे नहीं पता ये कितनी देर की बन गई, लेकिन एक बड़ा टॉपिक था और बस अब और क्या, बस करते हैं, मैं भी थक गया भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पार्ट 8 हो चुका, पार्ट 9 के अंदर हम अगला टॉपिक करेंगे रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम का। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।